जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ फोर लेक्चर वन, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सब्जेक्ट हमारा बिजनेस लॉ और पहला लेक्चर है हमारा, आज का लेक्चर हमारा ओरिएंटेशन पे होगा, यानी इसमें कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको इंट्रोडक्टरी चीज़ें बताई जाएंगी। सब्जेक्ट की नेचर क्या है उसके बारे में बताया जाएगा और अहम चीज़ हम कैसे थ्रू आउट द सेशन इस सब्जेक्ट को लेके चलेंगे, कैसे हमने प्लान किया हुआ है कि ये सब्जेक्ट हमने कवर करना है। ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में आप समझेंगे और हमारे जो आइंदा तकरीबन लगभग जितने भी 90 के करीब लेक्चर्स होंगे वो कैसे हम पढ़ेंगे उनके बारे में डिस्कशन होगी। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक दो क्वेश्चन मेरे सिर्फ ये जानने के लिए कि क्लास में जो ऑडियंस है वो किस लेवल पे है। क्लास में कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी ये कैफ लेवल की पहली अटेम्प्ट होगी, इससे पहले कभी उन्होंने कैफ लेवल का कोई पेपर नहीं दिया हुआ? लगभग सभी ने। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो क्योंकि कैफ लेवल के पेपर में और पीआरसी के पेपर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो मैं ओरिएंटेशन में ही फिर आपको उस डिफरेंस के ऊपर भी डिटेल्ड डिस्कशन कर लेंगे हम, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए पहली अटैम्प्ट होगी। क्योंकि सबसे पहले ये डिसाइड करना ज़रूरी होता है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन की अलाइनमेंट कर सकें उस चीज़ के साथ जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। सब्जेक्ट है, अच्छा पहले इंस्ट्रक्टर का इंट्रोडक्शन है, ब्रीफली इंट्रोडक्शन मैं शेयर कर दूं। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, मैंने सीए क्वालिफाई किया 2008 में और 2009 से लेके आज तक लगभग मेरा हाल है 15-16 साल हो गए मैं टीचिंग प्रोफेशन के साथ ही एसोसिएटेड हूँ और फुल टाइम बेसिस पे एसोसिएटेड हूँ। यानी पूरे दिन में और इन 15-16 सालों में मैंने और कोई काम नहीं किया, सिर्फ एक ही काम किया और वो क्या है, सिर्फ टीचिंग। अच्छा, इसके बाद सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन। सब्जेक्ट के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि टीचर के साथ तो इंट्रोडक्शन आपका डेली बेसिस पे होगा ही, और वैसे भी अब जैसा भी है टीचर सो है, गुजारा तो आपको करना ही पड़ेगा। तो सब्जेक्ट क्या है, ये आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स की पहली अटेम्प्ट है ये, तो मेरा ख्याल है ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट किए होंगे, ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ। ऐसा ही है, एक FR1 तो कंफर्म होगा, फिर इसके बाद 2 सब्जेक्ट्स प्रोबेबली, एक होगा टैक्स। कितने स्टूडेंट्स ने FR1 सेलेक्ट किया हुआ है? हाँ, तो कितने स्टूडेंट्स ने इसके साथ टैक्स का सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है? तकरीबन सब ने। और साथ बिजनेस लॉ तो है ही, बैठे हुए हैं तो उसका मतलब आपने सेलेक्ट किया ही हुआ है। कितने स्टूडेंट ने कॉस्ट एंड CMA का सब्जेक्ट भी सेलेक्ट किया हुआ है? चंद एक स्टूडेंट ये भी। अमूमी तौर पे जो बच्चे होते हैं वो FR1 टैक्स और बी लॉ का कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करते हैं, और ये अमूमी तौर पे हम भी यही सजेस्ट करते हैं, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, कि FR1 न्यूमेरिकल है, बिजनेस लॉ थोरेटिकल है, और टैक्स जो है वो ज़्यादा कुछ न्यूमेरिकल कुछ थोरेटिकल, तो एक बैलेंस्ड पेपर कॉम्बिनेशन बन जाता है। लेकिन बहरहाल ये अपनी अपनी चॉइस होती है। जिन स्टूडेंट्स के जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कंसेप्ट अच्छे होते हैं वो FR1 के साथ बाज़ औक़ात कॉस्ट भी उठा लेते हैं, अपनी अपनी पसंद है, लेकिन अमूमी तौर पे कॉम्बिनेशन यही होता है। अच्छा, इसमें जो आपका पेपर है बिजनेस लॉ का, ठीक है, इस सेशन में वो पढ़ेंगे हम बिजनेस लॉ की नेचर क्या। अच्छा, बल्कि उससे पहले ना मैं एक और चीज़ जो कि ख़ास तौर पे सिर्फ इस अटेम्प्ट के लिए रेलिवेंट है, वो ये है, आप में से अक्सर स्टूडेंट्स ने सुना होगा न्यू एजुकेशन स्कीम के बारे में। कितने स्टूडेंट ने सुना इसके बारे में, न्यू एजुकेशन स्कीम? अच्छा चल, अच्छा मुझे एक बात बताइए, न्यू एजुकेशन स्कीम में जो सबसे बड़ा कैफ लेवल पे प्रोबेबली चेंज होने जा रहा है वो ये होने जा रहा है कि कैफ 4 और कैफ 7, ये 2 पेपर है, दोनों लॉ से रिलेटेड है। कैफ 4 बिजनेस लॉ है और कैफ 7 कंपनी लॉ है, ये इकट्ठा होने जा रहा है, एक ही पेपर हो जाएगा। ठीक है, आपने वेट क्यों नहीं किया इकट्ठा होने का, कि भाई इकट्ठा हो जाए तो एक ही पेपर देना पड़ेगा भाई 2 से भला 1 है,
2 दफ़ा पेपर देने से बेहतर है 1 दफ़ा पेपर दे दिया जाए। एक फर्स्ट थॉट यही आती है ज़हन में, आपको ये पता है ना 2 पेपर कंबाइन होने जा रहा है न्यू स्कीम में, और न्यू स्कीम इम्प्लीमेंट मोस्ट प्रोबेबली, वैसे तो पिछले सेशन में भी यही सुन रहे थे हो जाएगी, वो नहीं हुई, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अब इस सेशन के एंड तक, मतलब नेक्स्ट सेशन जो होगा वो न्यू एजुकेशन स्कीम पे प्रोबेबली होगा। आपने वेट क्यों नहीं किया? मैं पूछना चाह रहा हूँ एक कोई स्टूडेंट बता सकता है कि अभी क्यों आपने कैफ 4 उठा लिया ना? कोई नहीं, कोई सोचा नहीं, इसका मतलब कोई सोचते सोचते नहीं है, बाकी जिसने जो कह दिया वो कर लेते हैं। ना ना ना, हमारा सीए का जो प्रोफेशनल स्टूडेंट है वो ऐसा नहीं करता कि किसी ने कुछ भी कह दिया, कहीं पे देखा, कहीं पे पढ़ा, कहीं पे सुना तो कर लिया फैसला। कोई खुद भी सोचना समझना होता है। नहीं सोचा क्या आपके जहन में ये थॉट? जी हाँ, बी लॉ और सी लॉ जब कंबाइन हो जाता है पासिंग, शाबाश, मैं यही बात आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, जो कि ऑलरेडी आपको पता है। गुड, अच्छी बात है। अगर मेरे से कोई मशवरा लेना, मशवरा इस अटेम्प्ट में कि भाई बिजनेस और कंपनी लॉ अगले अटेम्प्ट में इकट्ठा होने जा रहा है, तो 2 पेपर पास करने के बजाय एक ही पेपर पास कर लेते हैं, वो अच्छा है, सुनने में अच्छा लगता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सुनने में और देखने में अच्छी लगती हैं, लेकिन जब इंसान तजर्बा करता है और गुजरता है ना, तो वो पता चलता है असल हालात का तब। आप चूँकि उस चीज़ से गुजरे नहीं हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है, आपके उस्ताद को अंदाज़ा है, क्योंकि हम उस वक्त से, मैं उस वक्त भी पढ़ाता था, पहले 10 साल पहले जब बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ अलग अलग था, उस वक्त इसको मर्केंटाइल लॉ बोलते थे, अलग अलग था। फिर उसके बाद इकट्ठा हुआ, उस वक्त भी मैं पढ़ाता था। अब फिर अलग अलग होने जा रहा, अब फिर अलग अलग हुआ, उस वक्त भी पढ़ा रहा हूँ, अब फिर इकट्ठा होने जा रहा है। यानी समझ लीजिए कि ये पहली दफ़ा नहीं होने जा रहा। और आपको भी ये पता होगा कि हर अटेम्प्ट में आई कैप स्टैटिस्टिक्स शेयर करता है पासिंग रेशो के। तो जब ये सब्जेक्ट कंबाइन होता है ना, आपको पता है क्या लग रहा होता है? आपको लग रहा होता है 2 पेपर की निस्बत 1 पेपर पास करना आसान है। ये कंसेप्ट गलत है। सही कंसेप्ट क्या है? 2 पेपर के, 1 पेपर के अगर 2 हिस्से कर दिए जाएं तो उसको अलग अलग पास करना आसान है। ये है सही कंसेप्ट। क्योंकि जब पेपर इकट्ठा होगा ना, तो उसमें बिजनेस लॉ का सब्जेक्ट सिलेबस भी शामिल होगा, उसमें कंपनी लॉ का सिलेबस भी शामिल होगा। पहले जब ऐसा होता ना, लगभग कोई 27 के करीब चैप्टर होते थे उस सब्जेक्ट के जो इकट्ठा होता था। अब पता नहीं कितने होंगे, अब वो जाहिर है जब स्कीम लॉन्च होगी तब पता चलेगा कितने सब्जेक्ट हुआ करते थे, लगभग चैप्टर हुआ करते थे 27 के करीब चैप्टर्स हुआ। और पासिंग रेशो होती थी 18 to 20, 18 से 20% के दरमियान में। ये स्टैटिस्टिक अभी भी हमने सेव किए हुए हैं, अगर आपको शक शुबा हो ना तो आप आगे चेक कर सकते हैं। लेकिन जब अलग अलग हुआ ना, तो इसमें पासिंग रेशो डबल हो गई। अब लगभग अगर आप देखें ना, बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ की अलग अलग पासिंग रेशो वो लगभग कोई 40% के करीब जाती है, 35 to 40% के करीब जाती है, यानी तकरीबन डबल हो गई है। और इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि जाहिर है अब बच्चे को कम करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मैं आपसे सवाल पूछूं, भाईजान मैट्रिक में आपके पास चॉइस है, एक ऑप्शन यह है कि 9वीं और 10वीं दोनों सालों का सिलेबस इकट्ठा करके एक दफ़ा पेपर दो, और एक ऑप्शन है कि पहले एक साल में 9वीं क्लास का पेपर दे दो और फिर अगले साल में सिर्फ 10वीं का पेपर दे दो। क्या आसान आपको लगता है, क्या आसान होगा? अलग अलग पेपर, कॉमन सेंस की बात है ना। तो इसीलिए मेरा ख्याल ये है कि अलग अलग पेपर देना बेहतर है। हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम होती है सिर्फ, वो क्या? आपको 2 दफा फीस भरनी पड़ेगी। आपको फीस 2 दफा क्योंकि कैफ 4 की फीस अलग होगी, कैफ 7 की फीस अलग होगी। जब इकट्ठा हो जाएगा तो ये बेनिफिट क्या होगा? आपको 2 नहीं 1 दफा ही फीस पे करनी पड़ेगी, लेकिन असल में आपका बर्डन जो है वो बढ़ रहा होगा। तो मेरा ये ख्याल है, ज़ाती ख्याल ये है, वैसे तो पिछली अटेम्प्ट में भी यही हालात थे, मैंने यही मशवरा दिया था। ज़ाहिर है स्टूडेंट की अपनी मर्जी होती है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हर एक का अपना डिसीजन मेकिंग के रूल्स हैं। तो कुछ ने ऑप्ट किया, कुछ ने नहीं किया, लेकिन अब देखें ना वो स्कीम फिर आगे चली गई। अब आगे चलेगी तो वो शायद अभी भी स्टूडेंट यही सोच रहे होंगे कि यार इकट्ठा हो जाए तो फिर देंगे। तो वो उनका जो क्वालिफिकेशन का पीरियड है, डर है
कि वो अगर पेपर इसी तरह वो रोकते रहे तो हो सकता है वो ज़्यादा टाइम ना लग जाए, लेकिन बहरहाल आपकी मर्ज़ी है। कंक्लूजन ये कि इस अटेम्प्ट में कैफ 4 का पेपर सेलेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि जब नेक्स्ट पे कंबाइन होगा तो आपको पूरा पेपर नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। आई कैप का पास प्रैक्टिस आई कैप की यही है कि जो आप पास कर लेते हैं वो आपको क्रेडिट दे दिया जाता है। तो जब कंबाइन पेपर होगा ना उसके 2 हिस्से होंगे, पहले भी ऐसे ही हुआ है, बिजनेस लॉ अलग और कंपनी लॉ अलग। जिसने बिजनेस लॉ पास कर लिया होगा उसको सिर्फ कंपनी लॉ 50 नंबर का पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। तो बहरहाल ये एक चूंकि इस अटेम्प्ट में प्रोबेबली सबसे अहम इशू था, इसलिए मैंने कहा कि आपके साथ शेयर कर लूं। इस इशू के ऊपर अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। जी जी शाबाश पूछिए। जिस स्टूडेंट ने बी लॉ पास कर लिया है उसने ऑब्वियसली सी लॉ का पेपर तो अलग देना है, जी लेकिन जी। जब वो क्लास में आएगा तो वो पढ़ेगा दोबारा बी लॉ? नहीं नहीं वो दोबारा नहीं पड़ेगा। देखिए इनका क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट कीजिए सर अगर मैं इस टाइम में बीला पास कर लेता हूँ, अगली टाइम में मैंने सिर्फ सीला पढ़ना है, आप क्लास में तो कंबाइन क्लास हो रही होगी, तो क्या मुझे दोनों पढ़ने पड़ेंगे? नहीं पढ़ने पड़ेंगे। आपको पता है क्या कहा जाएगा? आपको कहा जाएगा कि आप ऑनलाइन क्लासेस ले लें। ऑनलाइन में आपको सिर्फ वो जो 50% कंपनी लॉ वाला होगा उसके लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। एक ही ऑप्शन होगी, या दूसरी ऑप्शन ये होगी, हो सकता है कि कोई अलग से स्पेशल बैच लगा दिया जाए अगर स्टूडेंट ज़्यादा हो, तो ये भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि अलग से ऐसे स्टूडेंट का बैच लगा दिया जाए जिन्होंने सिर्फ कंपनी लॉ ही पढ़ना हो। ये जाहिर है उस वक्त हालात पे डिपेंड करता है, स्टूडेंट बेस पे डिपेंड करता है, फिर कॉलेज डिसाइड कर देगा। इन दो में से कोई ऑप्शन होगी आपके पास। एक ही क्लास में जो रेगुलर क्लास में बैठना आपके लिए भी मुनासिब नहीं है, टाइम ज़ाया होगा, आधा टाइम ज़ाया होगा आपका, वो नहीं होगा जी। और कोई क्वेश्चन? जी शाबाश। सर अगर कोई ग्रुप ए के सारे पेपर पास कर लेता है तो सर उसको डीएसआर फिर से देना पड़ेगा या नहीं? ग्रुप ए के सारे पेपर पास कर लें तो आई कैप की अमूमी तौर पे ये पॉलिसी ये होती है कि फिर वो न्यू स्कीम में भी अगर वो ग्रुप ए और ग्रुप बी हैं तो वो ग्रुप ए आपका पूरा पास ही समझा जाएगा, आपको वो नया पेपर देना नहीं पड़ेगा। ये इससे पहले हुआ था उस सिमिलर केस जब पीआरसी के पेपर बड़े थे। पहले एएफसी होता था, उसमें 4 पेपर होते थे, उसमें काउंटिंग नहीं होता था। फिर आई कैप ने उस स्कीम को चेंज करके पीआरसी स्कीम लेके आया। पीआरसी में काउंटिंग भी होता है ना, तो उस वक्त बड़ा प्रॉब्लम ये आया था कि जिन स्टूडेंट्स ने पीआरसी के इक्विवेलेंट पुरानी एएफसी स्कीम पास की हुई थी उन्होंने तो काउंटिंग पढ़ी नहीं, और पीआरसी में काउंटिंग, तो क्या जिन्होंने एएफसी पास कर लिया हुआ है उनको पीआरसी पूरा पास दे दिया जाए, हालांकि उधर 4 पेपर हैं, पीआरसी में 5 पेपर थे। तो ऐसी सूरत हाल में आई कैप अमूमी तौर पे स्टूडेंट को बेनिफिट दे देता है, जैसा उस अटेम्प्ट में बेनिफिट दे दिया गया। क्या किया गया भला? पास कर दिया गया। यानी एक बच्चा ऐसा भी होगा जिसने पीआरसी की काउंटिंग पढ़ी नहीं होगी लेकिन उसको पूरी एग्जाम्पशन मिल गई। तो सिमिलर उस प्रेसिडेंट को सामने देखिए, आई कैप कल को क्या करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन प्रेसिडेंट पास प्रेसिडेंट को सामने रखते हुए कि क्या प्रैक्टिसेस पास्ट में होती रही है ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो मेरा ख्याल यही है कि फिर वो नए ग्रुप में कोई भी पेपर होगा ना, अगर ग्रुप ए में अगर पुरानी स्कीम के मुताबिक आपने ग्रुप ए पास कर लिया है तो नई स्कीम के मुताबिक भी ग्रुप ए के पेपर एग्जाम्प्ट होंगे। पास्ट में ऐसा ही हुआ है, फ्यूचर का कंफर्म नहीं है, उम्मीद है ऐसा ही होगा। तो सर फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कंपनी लॉ का तो पूरे नंबर का हो जाएगा ना, 100 मार्क्स का पेपर होगा जैसे आप कह रहे हैं, तो सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जगह फिर हम लोग सीए में पढ़ रहे हैं? नहीं वो आई क्या उसमें ना ट्रांजिशनल प्रोविजन होती है, जब कभी कोई चेंज होता है ना ये थोड़ा बहुत कंपैटिबिलिटी इश्यूज कुछ जगहों पे आते हैं, ये नेचुरल है। जब भी चेंज होता है कुछ ना कुछ चीजें तो दाएं बाएं होंगी, ऊपर नीचे होंगी ना। आई कैप उनमें ट्रांजिशनल प्रोविजन उसको बोलते हैं। आई कैप गाइड करता है कि ये वाले बच्चे जो फैक्ट होंगे इन्होंने क्या करना है, ये वाले बच्चे होंगे इन्होंने क्या करना है। आपके लिए जो एक तसल्ली वाली बात है ना, देखिए मैं आई कैप का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, और कहीं पे अगर स्टूडेंट का और आई कैप का कंफ्लिक्ट होगा ना तो मैं इंशाल्लाह स्टूडेंट की साइड पे खड़ा हूँगा। लेकिन मैं आई कैप लेकिन एक जो प्रैक्टिस है उसको सामने रखते हुए अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आई ना, कोई आई कैप आपको उसमें फेवर देगा जब स्कीम चेंज हो रही होगी। 1-to-1 स्टूडेंट केस की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जब स्कीम चेंज होती है तो ज्यादातर स्टूडेंट्स इफेक्ट हो रहे होते हैं, तो उसमें अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ जाए ना तो उसमें अमूमी तौर पे स्टूडेंट को फेवर दे दी जाती है, ठीक है। तो वो आप बेफिक्र रहे, आपके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी इंशाल्लाह, ठीक है। आई कैप कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुई तो आपको आई कैप की तरफ से फेवर ही मिलेगी, क्योंकि ये स्टूडेंट एट लार्ज का इशू होगा। हाँ अगर कभी इक्का दुक्का स्टूडेंट का इशू हो तो उसमें बाज़ का होता है ना, डिस्क्वालिफिकेशन का मसला आ गया, वो बेचारे मिनते मुनते करते हैं, वो कहते हैं वफार है,
तो वो एक अलग इशू है। लेकिन जब स्टूडेंट एट लार्ज का इशू हो तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि स्टूडेंट को फेवर दे दी जाती है। और कोई क्वेश्चन? जी जी, जो अभी 3 पेपर देखें, ये ना छोटे मोटे प्रॉब्लम होते हैं, आपको इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अभी 3 पेपर होंगे, बाद में अगर 9 पेपर हो भी जाते हैं तो देखें वो तो कंपनी लॉ का पेपर तो छोटा होगा ना, फिर वो आपको आधा देना पड़ेगा, उसको फिर 9 तो ना बोले, उसको तो 8.5 बोले, ठीक है। तो हाँ जी, हाँ बिल्कुल छोटा हो जाएगा वो, यानी वो आपको 50% का अटेम्प्ट करना पड़ेगा। चलिए ये तो था इशू। अब आते हैं फर्दर हम इस सब्जेक्ट की नेचर की तरफ। ये सब्जेक्ट की नेचर क्या है? ये सब्जेक्ट है लीगल। लीगल का मतलब क्या है? इसमें ऐसा नहीं है थ्योरेटिकल नेचर का है ना, जब आप किताब को खोलेंगे ना तो इसमें थ्योरी आपको लिखी नजर आएगी। थ्योरी का मतलब ये नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल I2B, मुझे नहीं पता वैसे I2B में आपने किस तरीके से यहाँ क्या क्या कंसेप्ट पढ़े हुए हैं। वैसे तो सीए का कोई भी सब्जेक्ट होता है ना, उसको आप अच्छे तरीके से तैयार किए बगैर पास नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी कुछ सब्जेक्ट निस्बतन आसान होते हैं। मेरा ख्याल है, कंफर्म नहीं मुझे, लेकिन मेरा ख्याल है I2B निस्बतन आसान होगा बिजनेस लॉ के निस्बत। बिजनेस लॉ क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स में कमेंट्री चल जाती है, आपका कंसेप्ट क्लियर होना थोड़ा बहुत आप खुद से भी लिख सकते हैं। लॉ में आपको पता है क्या, आप सारे का सारा कंसेप्ट खुद से नया नहीं लिख सकते। हाँ, अगर आपको कुछ मेन हेडिंग्स याद है ना तो उसकी एक्सप्लेनेशन खुद से कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से कोई चीज ऐड नहीं कर सकते कि ये नहीं कि मार्क्स कम है मैंने ज्यादा लिखना है तो मैं अपनी तरफ से 2 लॉ के पॉइंट बना के लिख दूं। नहीं, लॉ में वही चीज है जो कानून की किताब में लिखी हुई है, कोई कंसेप्ट या तो है या नहीं है, ठीक है। आप उसी पैरामीटर के अंदर तो अपनी डिस्कशन को कम या ज्यादा कर सकते हैं, अपनी तरफ से ऐसी चीज जो किताब में नहीं लिखी हुई आप ऐड नहीं कर सकते। तो ये लीगल सब्जेक्ट है, इसमें आपने बड़े ध्यान से कंसेप्ट्स को समझना है। लॉ में ये मुश्किल नहीं है, बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ कंपैरेटिवली ज्यादा मुश्किल है, बिजनेस लॉ मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसमें जो सिलेबस में चीजें इंक्लूड की गई हैं वो इजी और कंसेप्चुअल हैं। लेकिन बहरहाल बताना ये चाह रहा हूं कि इसको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट समझ के तो आप ये ना समझिएगा कि इसमें जो मर्जी लिख दे, जो दिल में आया लिख दे, नंबर मिल जाएगा। नहीं, ICAP में आपका जो भी आप लिखते हैं ना रिटन, वो एक एक लफ्ज पढ़ा जाता है, एक एक लाइन नहीं कह रहा, क्या कह रहा हूं, एक एक लफ्ज पढ़ा जाता है। और अगर आपका आंसर बिल्कुल ठीक है आपको पूरे मार्क्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल में ये होता है ना 10 नंबर का सवाल है ना 7 नंबर मिलेंगे, बड़ा ही परफेक्ट सोल्यूशन किया तो 8 मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। ICAP ने जो पूछा है, ICAP के पेपर में अगर 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपने सही लिखा है तो आपको 4 या 5 जितने भी नंबर है पूरे नंबर भी मिल सकते हैं। अगर आपने सारा क्वेश्चन सही लिखा है तो आपको पूरे नंबर, पूरे 5 में से 5 नंबर मिल सकते हैं क्या लॉ के पेपर में किसी सवाल में? यस, मिल सकते हैं अगर आपने सही लिखा है। लीगल, फिर इसके बाद इसमें क्या प्री रेक्विजिट, इससे पहले कोई सब्जेक्ट पढ़ा होना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं। जैसे आपको पता होगा कि कुछ ना ICAP ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, FR2 से पहले FR1 पढ़ना जरूरी है, ठीक है। इसी तरह और सब्जेक्ट्स MFA से पहले कॉस्ट पढ़ना जरूरी, वगैरह वगैरह। बिजनेस लॉ के पेपर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप कैफ में पहला पेपर ही बल्कि ये सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। इससे पहले कोई रिक्वायरमेंट। डिफिकल्टी लेवल क्या है? मॉडरेट है, मुश्किल भी नहीं है आसान भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप रेगुलर आएंगे, यानी अगर 90 लेक्चर्स हैं, चलें 3-4 छुट्टियां कर ली, इंसान है ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ऊंच नीच हो जाती है, 3-4 छुट्टियां करनी, ज्यादा नहीं। रेगुलर है, असाइनमेंट जो दी गई आपको वो करते रहे। अब असाइनमेंट भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सर ने 10 सवाल दिए हैं, हमने उसमें से 8 कर लिए हैं, 9 कर लिए हैं, कभी 7 कर लिए हैं, कभी 10 भी कर लिए हैं, थोड़ा बहुत ऊंच नीच चलती जाती है, थोड़ा बहुत मार्जिन ऑफ एरर निकाल के। अगर आप रेगुलर आते रहे हैं, असाइनमेंट रेगुलर करते रहे हैं, तो आप इस सब्जेक्ट को आसानी के साथ पास कर लेंगे। हाँ, एक चीज का खास तौर पे ध्यान रखना है, जब हम चैप्टर 3 पे पहुंचेंगे ना तो मैं आपको चैप्टर 2 पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि पहले पढ़ा चुका हूं। मैं चैप्टर 2 पढ़ाऊंगा, 3 पढ़ाऊंगा, 4 पढ़ाऊंगा, 5, 6, 7, 8 ऐसे 1 एंड पे पढ़ाते हैं हम। जब चैप्टर 2 पढ़ाऊंगा तो चैप्टर 2 पढ़ाऊंगा,
जब चैप्टर 3 पढ़ाऊंगा तो चैप्टर 2 नहीं पढ़ाऊंगा, और जब चैप्टर 4 पढ़ाऊंगा तो चैप्टर 2 और 3 नहीं पढ़ाऊंगा, क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? क्योंकि पहले पढ़ा चुका हूं। लेकिन आपने ये नहीं करना कि जब मैं चैप्टर 3 पढ़ाऊं तो आप चैप्टर 3 पढ़ें, जब मैं चैप्टर 4 पढ़ाऊं तो आप चैप्टर 4 पढ़ें। आपने ये नहीं करना। आपने क्या करना है, जब चैप्टर 2 पढ़ाया तो आपने क्या पढ़ना है, घर से चैप्टर 2 पढ़ के आना है। जब चैप्टर 3 पढ़ाया आप तो फिर क्या करना है, चैप्टर 3 भी पढ़ना है, साथ में चैप्टर 2 भी पढ़ना है। रोज ना सही, 1 2 3 दिन के बाद सही, रिवाइज करते रहना है। अगर आप सिर्फ ऑन गोइंग चैप्टर पढ़ते रहेंगे तो बहुत बड़ी गलती करेंगे, एंड पे रिस्क में चले जाएंगे, रिस्क में। ठीक है, तो रिस्क लेना चाहते हैं तो ऐसा कर ले, अगर रिस्क नहीं लेना चाहते तो क्या करना है कि जैसे जैसे अगले चैप्टर्स की तरफ जाते जाएंगे प्रीवियस चैप्टर्स रिवाइज करते जाना है। हम कुछ इस तरह के एक्टिविटीज रखेंगे कि आपके प्रीवियस चैप्टर्स भी रिवाइज होते रहे। मैं अपने एंड पे तो ये इंश्योर करूंगा, क्योंकि मुझे पक्का पता है कि पहले दिन आके आपका मोटिवेशन लेवल कुछ और होता है, हफ्ते 10 दिन बाद फिर कुछ और हो जाता है। लेकिन फिर भी बताना मेरा फर्ज है, अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा, आपने भी अपने एंड पे कोशिश करनी है। ठीक है, कि प्रीवियस चैप्टर जो होंगे उनकी पीरियोडिक रिवीजन करते रहना है। पासिंग परसेंटेज इस सब्जेक्ट की लगभग 40% के करीब है। ये मैंने पहले बताया भाई, ये तब की है जब ये अलग अलग हो गया, बिजनेस लॉ अलग और कंपनी लॉ अलग हो गया ना, उसके बाद की ये परसेंटेज है ऑन एवरेज। इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाती है, कभी कम कभी ज्यादा, ऑन एवरेज 40% के लगभग है। ठीक है, लेकिन जब कंबाइन होता था तो परसेंटेज लगभग 20% के करीब होती है, जब दोनों बिजनेस का कंपनी लॉ इकट्ठा हो जाते हैं। फिलहाल 40% है। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब यह है कि मैं अगर एवरेज पढ़ाऊं और आप भी एवरेज ही पढ़ें तो हमारी इस क्लास में अगर 100 स्टूडेंट बैठे हैं तो उसमें से 40 पास हो जाएंगे। अगर मैं एवरेज पढ़ाऊं, क्योंकि ये एवरेज आईकैप का ओवरऑल स्टैटिस्टिक है, और आप भी एवरेज ही पढ़े 40%। और अगर मैं कोशिश करके थोड़ा अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूं और आप कोशिश करें थोड़ा बेहतर पढ़ने की, थोड़ा ज्यादा पढ़ने की, साथ साथ रिवीजन करने की, तो ये 40% 70% तक जा सकता है। 70% वेरी हाई परसेंटेज है सीए में किसी सब्जेक्ट में, और ये जा सकता है हमारी क्लास का रिजल्ट, ओवरऑल नहीं, आई कैप के रिजल्ट की बात नहीं कर रहा, हमारी क्लास का रिजल्ट। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, किसी भी बैच के लिए कोई भी टीचर अगर अच्छा पढ़ाएगा एवरेज से, एवरेज रिजल्ट है ना ये, और कोई भी स्टूडेंट अगर अच्छा पढ़ेगा तो ये क्लास अच्छा पढ़ेगी, रिजल्ट इंप्रूव हो जाएगा, और हम कोशिश करेंगे कि इसको इंप्रूव करें। ठीक है जी, पेपर का स्ट्रक्चर क्या होगा ये सुन लीजिए, और ये खास तौर पे आपने इसको ध्यान में रखना है। पेपर का स्ट्रक्चर, बल्कि ऐसा करते हैं आपको पेपर दिखाई ना दे, दिखा देते हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। पेपर पीआरसी में आपका पेपर होता है सारा कंप्यूटर बेस्ड, ऐसा ही है, एमसीक्यूज होते हैं ना। 4 स्टेजेस हैं सीए की, आपको पता है कौन कौन सी हैं? पीआरसी, कैफ, सीफैप, एमएसए। शाबाश, 3 स्टेजेस इसमें कंप्यूटर बेस्ड हैं, जिनमें एग्जाम कंप्यूटर पे होते हैं। पीआरसी, सीफैप और एमएसए। कैफ में आपके पास दोनों ऑप्शन होती हैं, कंप्यूटर बेस्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं और सेंटर बेस्ड भी, यानी फिजिकल भी। ठीक है, आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स जो सेलेक्ट करते हैं, और हम भी यही मशवरा देते हैं, सेंटर बेस्ड फिजिकल रिटन फॉर्म में। तो जो आपका पेपर होगा वो क्या होगा, रिटन फॉर्म में, कंप्यूटर पे नहीं होगा। पीआरसी में सारे पेपर क्या हुए थे, कंप्यूटर पे। अब कैफ में आपका पेपर कंप्यूटर पे नहीं, ऑप्शन है, लेकिन वो उमूमी तौर पे जो कुछ दूसरी कंट्रीज वगैरह में हो ना ऐसे, वो इस तरह के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। पाकिस्तान में बच्चा उमूमी तौर पे कैफ का
सेंटर बेस्ड ऑप्शन ही सेलेक्ट करता है। तो उसमें आपके क्या करना होगा, लिखना होगा रिटन, जैसे वो मैट्रिक में, जैसे वो इंटरमीडिएट में एग्जाम देते थे ना, उसी तरीके के। ठीक है। अच्छा, जो आपका पेपर होगा वो होगा 100 मार्क्स का। पीआरसी में तो 50 मार्क्स से होते थे ना, पीआरसी में 100 मार्क्स का पेपर होता है, हर पेपर 100 मार्क्स का होता है। ओके ओके ओके। तो ये कैफ में भी हर पेपर 100 मार्क्स का ही है। इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस होंगे। आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम हर कंसेप्ट को 3 तरह से सीख रहे होंगे, हर कंसेप्ट को। क्यों भला? क्योंकि आई कैप क्वेश्चन 3 तरह से पूछ सकता है, वो किसी भी कंसेप्ट में से कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एक है एमसीक्यूज, ये ऐसा ही है जैसा पीआरसी में आपके क्वेश्चंस होते थे, एमसीक्यूज पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन। बिजनेस के पेपर में दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा थ्योरेटिकल, वो आपसे छोटे छोटे रट्टे वाले, जिसे आप कहते हैं रट्टे वाला सवाल, आम सवाल पूछेगा, इस कंसेप्ट को बता दो, इस कंसेप्ट को बता दो, इसको एक्सप्लेन कर दो, ये डिफाइन कर दो। आपने रट्टा लगाया होगा, आपने पूछा अच्छा इस चैप्टर में ये पूछा, ठक करके छाप दिया, रगड़ दिया आपने, वो होगा रट्टा, डेफिनेशन वगैरह। तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा केस स्टडीज। एमसीक्यूज में आप एक्सपर्ट होते हैं, उसमें आपके हाई मार्क्स आएंगे, 15 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं, लगभग 10-11 तो आराम से आ ही जाएंगे एवरेज स्टूडेंट के। जो मेहनत कर रहा होगा उसके 12-13 नंबर आ जाएंगे, 15 नंबर नहीं आएंगे आपके। उसमें एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं वेरी डिफिकल्ट, या ऐसे होते हैं जिनमें कोई क्वेश्चन में हो सकता है प्रॉब्लम हो, बाद का ऐसा भी हो सकता है। तो इवन अगर किसी का सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट भी आएगा ना, तो उसके भी सारे एमसीक्यूज ठीक नहीं होते अमूमी तौर पे। ठीक है। तो 15 में से ज़हन में रखिएगा, 1-2 एमसीक्यूज ऐसे होने जो बहुत अच्छी तैयारी होगी 13 नंबर के एमसीक्यूज अच्छे हो, एवरेज होगी 10 से 11। एमसीक्यूज में स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस अमूमी तौर पे हाई होती है। ये 15 नंबर है, समझ लीजिए 15 में से 11 नंबर तो आपके आ गए। ठीक है, अच्छी तैयारी की आपने, ये एरिया आपका स्ट्रांग है, मुझे प्रैक्टिस इसकी करवानी है मैंने, लेकिन इसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं है इतनी। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है थ्योरेटिकल, रट्टे वाला। रट्टा आपको क्लास 1 से सिखाया गया है, सोचना नहीं सिखाया गया, रट्टा सिखाया गया है। भाई ये है, इसको याद कर लो, रट लो। ठीक है। कंप्यूटर की किताब है, बच्चे से डेफिनेशन पूछ ले, माउस की क्या है, मॉनिटर की क्या है, रैम रोम क्या है, ठक 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 सुना देगा। उससे पूछे कभी कंप्यूटर देखा है रियल लाइफ में, नहीं देखा होगा। कोई फायदा नहीं इस तरह की पढ़ाई का, कोई फायदा नहीं इस तरह की पढ़ाई का। ठीक है, प्रैक्टिकली कोई नहीं है। और अब तो आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में हो सकता है ये यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वगैरह बंद ही हो जाए, ये सच में ऐसा हो सकता है, जिस तरीके से ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब वो डिग्री की अहमियत खत्म हो गई है, सरकारी नौकरियों के लिए जरूरी होती, सरकारी नौकरी खत्म हो रही है, प्राइवेटाइजेशन बढ़ रही है। ठीक है, अब है स्किल का दौर, और अब लोग शिफ्ट हो रहे हैं ट्रेडिशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन डिग्री की बजाय ऑनलाइन कोर्सेज की तरफ। ये चीज़ है, यूट्यूब ओपन कर लें, हर बंदा आपको कोई ना कुछ चीज़ सिखा रहा होगा, ऐसे पैसे कमा सकते हैं, ऐसे पैसे कमा सकते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ के पैसे नहीं कमा सकते आप, लिखी बड़ी बात है। ठीक है, बाकी जिसकी किस्मत में जो लिखा है जाहिर है उसको रिस्क मिलना ही है। बहरहाल बात कहाँ से कर रहे थे, हाँ, जो मर्जी। तो मैं ये कह रहा था, रट्टा तो आपको एक्सपर्ट करके आपके स्कूल वालों की मेहरबानी आपको भेजते हैं, समझ आए या ना आए, रट्टा ओके होता है। तो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन जो होता है ना, इसके लिए रट्टा जरूरी होता है, वो आप लगा लेंगे, मैं उसके ऊपर भी कॉन्फिडेंट हूँ, वो आप लगा लेंगे। उसका अंतर तकरीबन लगभग 35% के करीब, एग्जैक्ट 35 नहीं, कभी थ्योरी का सवाल हो जाता है 30 नंबर का, कभी 40 का हो जाता है। लगभग 35 नंबर का जो होगा आपका पेपर, वो क्या होगा, थ्योरेटिकल, जिसमें आपसे कोई चीज डेफिनेशन कंसेप्ट पूछेगा और आपने एज इट इज उसको छापना होगा। इसमें भी आपकी परफॉर्मेंस स्ट्रांग होगी, प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तीसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन में केस स्टडीज, जिसमें समझ के सॉल्व करना होता है, याद करके छापना नहीं है। याद करके छापना कहां चलता है, रिप्रोडक्शन वाले रटे वाले सवाल में। समझ के सॉल्व करना है, ये केस स्टडी में चलता है।
केस स्टडी अमूमी तौर पे हमारा जो पाकिस्तान में ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है सिखाई ही नहीं जाती, अनलेस कि आप किसी अच्छे टीचर या कोई ऐसी क्वालिफिकेशन, जैसे मैंने देखा था ए लेवल ओ लेवल में, उनकी मैंने कुछ बुक्स देखी थी, बहुत अच्छा उन्होंने मटेरियल बताया था, उसमें केस उनके कंसेप्ट अच्छे होते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने ए लेवल ओ लेवल किया हो तो वो केस स्टडी में निस्बतन कंफर्टेबल होगा, ठीक है, वरना ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आने केस स्टडी में। अब चूंकि मेरे लिए ये एक्सक्यूज़ नहीं है कोई कि भैया बच्चे पहले से नहीं पढ़ के आए हुए तो मैं उनको केस स्टडी नहीं सिखा सकता, नहीं। मेरे पास अगर कोई ऐसा बच्चा है ना जिसको ज़िंदगी में एक केस स्टडी भी नहीं अटैम्प्ट की, तो वो भी मेरी जिम्मेदारी है, मैंने उसको सिखाना है, और मेरा जो बेंचमार्क होगा स्टैंडर्ड वो वही बच्चा होगा कि जिसने ज़िंदगी में एक केस स्टडी भी नहीं की, उसको प्रैक्टिस। समझाना क्या चाह रहा हूँ कि एग्जाम में 100 नंबर का पेपर है, 3 तरह के क्वेश्चन है। आपके लिए जो ज़्यादा मेहनत मैंने करवानी तीनों पे, स्टैंडर्ड एफर्ट तीनों पे, एक एरिया ऐसा होगा जिस पे एक्स्ट्रा एफर्ट हमने करनी है, वो कौन सा एरिया होगा? केस स्टडीज का, ठीक है। किसी स्टूडेंट ने सीए में आने से पहले किसी क्वालिफिकेशन में केस स्टडीज अटेम्प्ट की हुई है? क्लास में है कोई ऐसे बच्चे क्योंकि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस किए हो कभी? नहीं। हाँ, ये इसीलिए प्रॉब्लम आती है, लेकिन कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, प्रैक्टिस चाहिए होती है। आपने सिर्फ ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो चीज अगर आप समझ लेना क्लास में, घर जाके याद भी कर लें, तो आपने ये नहीं समझना कि हक अदा हो गया। जब तक उस चैप्टर की कंसेप्ट की रिटन केस स्टडी नहीं ना करेंगे, हक अदा नहीं हुआ, आप पेपर पास करने के काबिल नहीं होंगे। ये कॉम्बिनेशन आपको एक साइलेंट मैसेज दे रहा है कि भाई अगर आपने सारी किताब 100% एक एक लफ्ज भी याद कर लिया ना, तो आप पास नहीं हो सकेंगे जब तक के रिटन केस स्टडी की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है। ये मैसेज समझ रहे हैं क्या मैसेज है इस पेपर पैटर्न के पीछे? कि अगर आपने 100% किताब का रटा भी लगा लिया ना, तो एज इट इज जो क्वेश्चन होते हैं वो तो 35 मार्क्स के लगभग आते हैं। 15 नंबर के एमसीक्यूज, एक आधा तो गलत हो ही जाएगा, इधर एक आधा नंबर तो रह जाएगा। तो आपके पास होने के लिए सिर्फ याद कर लेना काफी नहीं है, बल्कि जो आपने पढ़ा है उसको समझ के अप्लाई करना भी जरूरी है, ठीक है जी। अब ये रीसेंट अटेम्प्ट का पेपर, रीसेंट अटेम्प्ट पता है कब हुई थी? मार्च में हुई थी। तो मार्च वाला पेपर भी वो मैंने अभी डाउनलोड नहीं किया हुआ, चलें कोई बात नहीं, उससे पहले वाला पेपर ये चला लेते, पैटर्न वही है। या ऐसा करते हैं मॉडल पेपर, आपको जो ICAP का ऑफिशियली मॉडल पेपर है वही सामने ले आते हैं आपके। ये ICAP का मॉडल पेपर है जी, देखिए कितने मार्क्स का है? MCQs हैं? बिल्कुल हैं। कितने नंबर के MCQs होंगे भला? 15 नंबर के MCQs, शाबाश। फिर इसके बाद क्वेश्चन शुरू हुआ, बताइए ये क्वेश्चन रिप्रोडक्शन का है कि केस स्टडी का है? रिप्रोडक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं छोटे छोटे, रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन, रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन। ये देखिए ये कौन सा क्वेश्चन है? केस स्टडी का क्वेश्चन, मिक्स आ रहे हैं। ये कौन सा क्वेश्चन? केस स्टडी, ये भी केस स्टडी, ये वाला क्वेश्चन भी केस स्टडी है ना, केस स्टडी नाम आ रहा है, फैक्ट्स आ रहा है, कोई ना कोई स्टोरी सुना रहा होता है, केस स्टडी है, ये भी केस स्टडी है। तो ज्यादा केस स्टडी क्यों आ रही है? क्योंकि हाँ जी ज्यादा केस स्टडी, बेटी जी ज्यादा केस स्टडी की है, ये भी केस स्टडी है, ये भी केस स्टडी, छठा भी केस स्टडी पार्ट है भी, साथ ये वाला पार्ट 7 का पार्ट भी, ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, ये रटे वाला सवाल है, ये रटे वाला सवाल आया। इसका मतलब है एक ही कोई ऐसा नहीं होगा, MCQs तो उसने सारे अलग कर दिए हैं, रिप्रोडक्शन और केस स्टडी में ऐसा नहीं होगा कि रिप्रोडक्शन के सारे क्वेश्चन इकट्ठे कर दिए, केस स्टडी के इकट्ठे कर दिए, ऐसा नहीं होगा। बल्कि हो सकता है एक ही क्वेश्चन का एक पार्ट केस स्टडी वाला हो, दूसरा पार्ट रिप्रोडक्शन वाला, या मे भी किसी क्वेश्चन में दोनों पार्ट केस स्टडी के हो, किसी क्वेश्चन में दोनों पार्ट रिप्रोडक्शन के हो, किसी में मिक्सर हो, ICAP की मर्जी है। अलग अलग उसने क्वेश्चन नहीं किए होंगे, रिप्रोडक्शन अलग केस स्टडी अलग नहीं। ये भी 8 केस स्टडी वाला, बी भी केस स्टडी वाला है, ऐसा ही है ना। ये केस स्टडी वाले कौन से होते हैं? जो थोड़े से लेंथी होते हैं, जिसमें कोई ना कोई स्टोरी बता रहा होता है, वो होते हैं केस स्टडी वाले सवाल। 9 का A पार्ट ये केस स्टडी वाला नहीं है, ये रटे वाला है। पार्ट बी भी मुझे लग रहा है छोटा सा केस स्टडी लग रही है मुझे, ठीक है। फिर 10A ये तो रिप्रोडक्शन वाला क्वेश्चन है, 10B ये केस स्टडी लग रही है, और 10C ये भी केस स्टडी लग रही है थोड़ी।
तो आपने ओवरव्यू कर लिया। चले लगे हाथों एक और पेपर का ओवरव्यू करवा देता हूँ, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि पैटर्न है ये आई कैप चलता है ऐसे ही है। ये ऑटम का पेपर है, इसमें भी अगर आप देखें पहले एमसीक्यूज ऐसे ही है। हाँ एमसीक्यूज में एक चीज आप देखेंगे, जो बड़े वाला जरा थोड़ा सा मुश्किल एमसीक्यू होता है ना, उसके नंबर उसने बढ़ा दिए हैं, उसके नंबर उसने क्या कर दिए 1.5, और जो छोटा इजी है क्वेश्चन उसके नंबर क्या दिए उसने 1 नंबर दे दिए। तो ऐसा होता है ना बाज़ औक़ात कुछ एमसीक्यूज इजी होते हैं, कुछ थोड़े बड़े होते हैं। 15 नंबर हो गए, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन चलना शुरू हो गए। ये तो रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन आ रहे, इतने ज्यादा रिप्रोडक्शन, ये सारे रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन है। अब उसके बाद लगता है सारी केस स्टडी आनी है, ये है बैलेंस तो करना है ना उसने, दे दी सारी केस स्टडी, ये भी केस स्टडी, ये भी केस स्टडी, ये भी केस स्टडी, ये लें जी, ये आगे सारी, ये 9 क्वेश्चन 9 रिप्रोडक्शन का आ गया क्वेश्चन, फिर 10 केस स्टडी। तो इस सारे पेपर जो आपके सामने डिस्प्ले किया, इससे हमने क्या नतीजा निकाला कि हमारे बिजनेस लॉ के पेपर में 3 तरह के सवाल आएंगे, एमसीक्यूज, थ्योरेटिकल, केस स्टडी बेस्ड। एमसीक्यूज पीआरसी में ठकाठक प्रैक्टिस आपने की हुई है, वो मुझे प्रॉब्लम नहीं है उसमें, हम भी यहाँ पे भी करेंगे, लेकिन वो आप समझ आएंगे। रट्टा आप पिछले 12-13 साल से लगाते आ रहे हैं, उसमें भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसी में, कोर एरिया हमारा क्या होगा, केस स्टडी की प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो कहते हैं सर कंसेप्ट समझ तो आ गया था, लिखने की क्या जरूरत थी, कंसेप्ट है समझ आ गया था, लिखने की क्या, समझ आ जाए तो लिखने की जरूरत तो नहीं ना होती। ऐसा नहीं है, लिखने की जरूरत होती है, क्योंकि आई कैप ने आपने जाके प्रेजेंट करना है। आई कैप में आपका वाइवा होना क्या बिजनेस लॉ में, क्या आपसे कहा बोल भाई ज़बानी सुना, ये होगा ही नहीं होगा, रिटन फॉर्म में होगा ना। तो जो चीज़ आपने एग्जाम में जाके जिस तरीके से प्रेजेंट करनी है, क्लास में भी उसी तरीके से प्रिपरेशन होनी चाहिए ना। पेपर रिटन होगा, असाइनमेंट ज़बानी कलामी देख के कहीं सर समझ आ गई है, ये सही तैयारी है क्या, गलत तैयारी है। पेपर रिटन है, प्रैक्टिस भी रिटन होनी चाहिए। ये आप लोग करेंगे ये काम, ये क्योंकि आपके जो सीनियर है ना वो भी यही करते रहे हैं कि सर समझ आ गया। शुरू में करते हैं, पहले कोई तकरीबन लगभग 8-10 दिन होते हैं ना, वो सर करेगा, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता पेपर डाउन, सर समझ आ गया क्या बोरिंग है सर, अकाउंटिंग वाले टीचर ने ज़्यादा काम दे दिया था। वो भी करना है, उनकी अपनी मजबूरी है, अपने सब्जेक्ट के लिहाज से जो जरूरी है वो करवा रहे हैं, लेकिन भैया इसके लिए भी तो करना है ना। चलिए, तो ये था पेपर। क्या पेपर के बारे में आपको पता चल गया, पेपर का पैटर्न क्या है, और इसमें सबसे अहम कोर एरिया क्या होगा हमारे लिए, वो भी पता चल गया, केस स्टडी। शाबाश शाबाश, ठीक है। लेकिन ना ये केस स्टडी इंटरेस्टिंग है, ये छोटी छोटी ऐसा होता है जैसे पहेलियां हो, छोटे होते खेलते हैं ना एक दूसरे के साथ, वे पहेली बूझो हैं दोस्तों के साथ, ये छोटी छोटी पहेलियां होती हैं, स्टाइल डिफरेंट है लेकिन इंटरेस्टिंग होती हैं। अगर आपने शर्त है कंसेप्ट पढ़ा हो, चैप्टर पढ़ा हो। तो सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन हो गया, अहम चीज यही थी। फेल होने की कुछ बड़ी बड़ी रीजन फटाफट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि अमल तो आपने करना कोई नहीं है, तो मैं भी डिटेल में टाइम दिया कि करेंगे अमल, चलें ठीक है, बहरहाल ना भी करें बताना मेरा फर्ज है, करना ना करना आपकी मर्जी है। लैक ऑफ रीजन प्रैक्टिस लाइक अकाउंटिंग पेपर, सबसे बड़ी रीजन फेल होने की क्या कह रहा है, जैसे काउंटिंग की प्रैक्टिस करते हैं ना वैसे लॉ की प्रैक्टिस नहीं करते। जितना टाइम काउंटिंग को देते हैं ना उतना लॉ को टाइम नहीं देते। आज से नोट करना शुरू कर दीजिएगा आप कि आपने हर रोज रजिस्टर बना लें, आज मैंने अकाउंटिंग इतने घंटे पढ़ी, लॉ इतने घंटे पढ़ा, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। हालांकि उसके बावजूद, कम टाइम देने के बावजूद लॉ में पासिंग परसेंटेज अच्छी है, और शायद अकाउंटिंग के सब्जेक्ट से थोड़ी सी 1-2% ज्यादा होगी। किस वजह से, क्योंकि ज्यादा मुश्किल नहीं है, ईजी है। लेकिन सीए में याद रखे आसान सब्जेक्ट भी पास करना लग पता जाता है। मुझे मेरे पूरे सीए के कैरियर में जिस सब्जेक्ट ने सबसे ज्यादा तंग किया था ना, इरिटेट किया बाकायदा, मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया, बाकी कभी भी नहीं मुझे ऐसे लगा, सिर्फ उस सब्जेक्ट में ऐसे लगा पता नहीं मैं सीए कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा। एक सब्जेक्ट था, उस सब्जेक्ट का नाम था बिजनेस कम्युनिकेशन एंड बिहेवियरल स्टडी, BCBS कैफ लेवल का सब्जेक्ट था, कोई इंग्लिश का सब्जेक्ट था, साथ में कुछ थीरीज वगैरह थी। ना अकाउंटिंग के पेपर में प्रॉब्लम हुई मुझे कभी, ना लॉ के पेपर में प्रॉब्लम हुई, कॉस्ट काउंटिंग में कोई नहीं हुई,
कोई टैक्स में प्रॉब्लम, कोई ये बड़े बड़े मुश्किल सब्जेक्ट कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसमें। और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसने पास कैसे होना है, समझ नहीं, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो एक सब्जेक्ट, और वो कोर सब्जेक्ट नहीं था, तो फंसने को ना कोई भी सब्जेक्ट में फंस जाता है। एक सब्जेक्ट पास करना मुश्किल होता है। आपका क्या I2B मैं कह रहा हूँ कि कंपैरेटिवली इजी है, क्या वो आसानी से पास हो गया होगा? उसमें भी मेहनत की होगी, उसमें भी बच्चे फेल होते हैं, उसका रिजल्ट कोई 80, 90, 100% थोड़ी होता है, ठीक है बच्चे। तो पेपर है इजी होने के बावजूद जाहिर है सीए का पेपर है तो कुछ तो मुश्किल होगी। पहली रीजन क्या है? रिटन प्रैक्टिस ना करना। लिखते हुए, थ्योरी लिखते हुए ना स्टूडेंट को कुछ मसला हो जाता है, वो कहता है बस ये झूठ ही हो जाए, लिखना तो अच्छा है, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड नहीं करना। असल में ना आप लोगों के अंदर ना अकाउंटिंग बैठ गई होती है। जिस तरीके से आप अकाउंटिंग का सब्जेक्ट तैयार करते हैं ना, उसी तरीके से समझते हैं दूसरे सब्जेक्ट की नेचर है, वो भी इसी तरीके से तैयार होगा। नहीं, अकाउंटिंग में एक टॉपिक है ना, एक मिसाल समझाता हूँ आपको, फाइनल अकाउंट्स का फॉर एग्जांपल, वो क्या जिसमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट वगैरह बनाते हैं, फाइनल अकाउंट ही बोलते हैं उसको। उसमें रिक्वायरमेंट में क्या लिखा होता है? तकरीबन हमेशा उस पूरे चैप्टर में अगर 50 सवाल होंगे ना, तो उसमें मेरा ख्याल है कोई 45-46 सवालों में रिक्वायरमेंट एक ही होगी, क्या कि प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाए। ऐसा ही है। तो स्टूडेंट के जहन में कंसेप्ट बैठ जाता है कि शायद क्वेश्चन इसी तरह के होते हैं, लॉ में भी इसी तरह ही होगा। ये जो एक चैप्टर है ना, इसमें सारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट इसी तरीके से होगी। वो स्टोरी एक ही रखेगा। अगर 100% स्टोरी एक ही है ना, उसमें 2 कैरेक्टर हैं, रिक्वायरमेंट में कहे कि मुझे कैरेक्टर ए के पॉइंट ऑफ से बताऊं उसने क्या करना है, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, आंसर जो देना है। और अगर कहे बी के पॉइंट ऑफ से बताओ उसने क्या करना है, आपका आंसर बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। अब होता क्या, बच्चा कहता है काउंटिंग में तो एक ही जैसे इंफॉर्मेशन होती थी, रिक्वायरमेंट हमेशा एक जैसी होती थी, लॉ में भी ऐसा ही होगा कि हमने क्लास में या पहले जो सवाल किया उसमें ए के पॉइंट ऑफ से पूछा, बी ए के पॉइंट ऑफ से कहा होगा, हालांकि वो बी के पॉइंट ऑफ से पूछा होता है। तो रिक्वायरमेंट्स में वेरिएशन होती है। अकाउंटिंग की, अब गौर से सुनिएगा, अकाउंटिंग के क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स में अमूमी तौर पे ज्यादा वेरिएशंस नहीं होती, लेकिन जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे लॉ, इनकी रिक्वायरमेंट्स में ज्यादा वेरिएशंस होती हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आपने रिक्वायरमेंट को समझना होता है कि भाई पूछा क्या है, फिर आगे चलना है, ठीक है। अगर आप सरसरी तौर पे पढ़ेंगे भाई इस तरह का क्वेश्चन पहले किया था, उसमें ये चीज पूछी थी, इसमें भी यही पूछी होगी, तो खतरा है कि आप गलत कर लेंगे। एब्सेंटीज्म, छुट्टियां नहीं करनी, सीए में एक छुट्टी आपको पीछे ले जाती है। मोबाइल फोन आपका दुश्मन है। आप मुझे बताएंगे मोबाइल फोन के 101 फायदे, और मैं आपको मोबाइल फोन के 202 नुकसान भी बता सकता हूं, ठीक है। लेकिन फायदा कोई नहीं, क्योंकि एंड पे करनी आपने अपनी मर्जी है? जो हमारी यंग जनरेशन है। लेकिन फिर भी बता रहा हूं, मोबाइल रिसर्चर कहते हैं दुनिया की मोस्ट डिस्ट्रैक्टिंग डिवाइस है। डिस्ट्रैक्टिंग डिवाइस किसको बोलते हैं भला? हर वो चीज डिस्ट्रैक्शन है जो आपको आपके मकसद से हटा दे, हर वो चीज डिस्ट्रैक्शन है। तो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन कौन सी है दुनिया में इस वक्त? मोबाइल। माइंड ना करे तो एक बात कहूं आपसे, हमारे जमाने का जो फेल होने वाला स्टूडेंट था, हमारे जमाने का, आज के जमाने के पास होने वाले स्टूडेंट से ज्यादा पढ़ता था। ये मेरी एक फीलिंग है। आज की पढ़ाई बहुत आसान हो, उस वक्त इतने कॉलेज नहीं होते थे, उस वक्त इतने टीचर्स नहीं होते थे, उस वक्त आई कैप की बुक्स नहीं होती थी। आई कैप ने सिर्फ सिलेबस दिया होता था, हम ढूंढ रहे होते थे, अच्छा ये चैप्टर इस बुक से करना है, ये चैप्टर इस बुक से करना है। आपने तो अभी सिर्फ एक ही बुक पढ़नी है ना। हमारी एवरेज स्टूडेंट के पास एक के 3-3 बुक्स होती थी, इधर से भी करना है, उधर से भी करना है, उधर से भी करना है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी वो पढ़ते, क्यों? उस वक्त मोबाइल नहीं होता। मैं शुक्र अदा करता हूं हमारे जमाने में, जब तक स्टूडेंट लाइफ में था तब तक मोबाइल नहीं था, वरना शायद हमारे बहुत से जो लोग इस वक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ना होते।
बहुत टाइम वेस्ट करता है, आपको अंदाज़ा नहीं है इसका ये कितनी ख़तरनाक डिवाइस है। लेकिन बहरहाल चलें छोड़ें, बस क्लास का जितना टाइम है उसमें मैं इतना ही बता सकता हूँ। अवॉइड करना है आपने मोबाइल को, ख़ास तौर पे पढ़ाई के वक्त आपके सामने नहीं होना चाहिए, नज़रों के सामने नहीं होना चाहिए। साइलेंट करें, बैग में डालें। जब क्लास में कोई क्वेश्चन पूछ रहा हो तो आपने उसके क्वेश्चन को नहीं सुनना, क्योंकि वो उसका सवाल है। आपने थोड़ी देर के बाद खुद वही सवाल दोबारा पूछना है। ऐसा करेंगे ना आप कि दूसरों का सवाल सुनेंगे, कि हो सकता है वो भी आप ही का सवाल, क्योंकि टॉपिक एक ही चल रहा है तो एक ही सवाल हो, तो दूसरों के सवाल। वीकली टेस्ट अटेम्प्ट करना है आपने लाजमी, बहुत अहम बहुत अहम बहुत अहम। वीकली टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो मुझे पता चलेगा आपको कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, और आपको भी तभी पता चलेगा, वरना फॉल्स फीलिंग आती है कि मेरे को सब आता है। ठीक है, वो जब टेस्ट करते हैं फिर पता चलता आता है कि नहीं आता। हाउ मच एफर्ट रिक्वायर्स, हर रोज 2 घंटे पढ़ना है आपने। टाइम है आपके पास, आपकी डेली रूटीन में इतना टाइम है कि लेक्चर के टाइम के अलावा 2 घंटे घर जाके पढ़ सके। किसी ने घर जाके रिक्शा तो नहीं चलाना होता, उधर कोई काम करना हो, ऐसा कोई ईंटें उठानी हो, कोई इस तरह का काम तो नहीं घर वालों ने नहीं लगाया हुआ। हाँ शाबाश, तो फिर आप 2 क्या 2.5 घंटे भी पढ़ सकते हैं। फिर होम असाइनमेंट्स डेली अटेम्प्ट करनी है रिटर्न फॉर्म में। ये रिटर्न अलग थोड़ा प्रोमिनेंट करने की कोशिश की है, क्योंकि आप कहते हैं सर पढ़ लिया था समझ आ गई है, पढ़ लिया था समझ आ गई है, नहीं, प्रेजेंट करना भी आना चाहिए, प्रेजेंट करना। वीकली रिटर्न टेस्ट ये तो बता ही दिया है। रिवाइज ऑन संडे, ये मैंने आपको शुरू में कह दिया, जब चैप्टर 3 पढ़ रहे होंगे तो मैंने सिर्फ चैप्टर 3 पढ़ाना है, लेकिन आपने सिर्फ चैप्टर 3 नहीं पढ़ना, आपने क्या पढ़ना है, चैप्टर 3 पे चैप्टर 2 भी पढ़ना है। ठीक है, रिवीजन करते रहना है। संडे का पूरा दिन रखें रिवीजन, बाकी दिनों में हल्की आंच पे रिवीजन थोड़ा बहुत करते रहें। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फिजिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ मशवरे, पहले खास तौर पे फिजिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए, फिर ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए। फिजिकल वाले स्टूडेंट्स का आपके लिए क्या मशवरा भैया, रेगुलर और पंक्चुअल। रेगुलर का मतलब क्या है, रोज आना है। पंक्चुअल का मतलब क्या है, टाइम पे आना है। ठीक है, हमारी कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है जो क्लास के स्टार्ट पे होती हैं, उनमें पार्टिसिपेशन आपकी तभी हो सकेगी जब आप क्लास के स्टार्ट में मौजूद होंगे। अटेंटिव, क्लास में अटेंटिव होना है। मोबाइल देखना मना है, मोबाइल सामने भी रखना भी क्लास में मना है। बी अटेंटिव। ठीक है, अटेंशन तभी बनेगी जब डिस्ट्रैक्शन कम होंगी। ठीक है, क्वेश्चंस जैसे जैसे टॉपिक चलता जाएगा आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपने क्वेश्चन है कि नहीं, आपके जहन में कोई भी सवाल हो आपने पूछते रहना है। ठीक है, सीखने की सबसे बड़ी निशानी होती है बच्चा सवाल पूछता है। वैसे तो अगर आप पूरे सेशन में एक सवाल भी ना पूछे कोई स्टूडेंट, हमने जो मटेरियल दे दिया, जो किताब दे दिया वो पढ़ ले, सारी याद कर ले, एक सवाल भी ना पूछे, क्या करे, एक सवाल, तो इंशाल्लाह पास हो जाएगा आसानी से। क्योंकि आपको लिए जो जानना भी जरूरी है वो हमने सारा कुछ जो भी जरूरी है वो किताब में डाल दिया हुआ है। लेकिन फिर भी जाहिर है बंदा कुछ सीखता भी है, कुछ जहन में इनोवेटिव आइडियाज भी आते हैं, तो वो आप कोई भी सवाल आपके जहन में हो, पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। जितना पूछेंगे उतना बेहतर है, हमें रिवीजन करने का मौका मिलता जाएगा। फिर क्या है, वीकली टेस्ट अटेम्प्ट करना है, वो तो कह दिया, पहले भी कह दिया। सेल फोन ऑफ करने हैं क्लास में आने से पहले, ऑफ नहीं कर सकते तो कम से कम साइलेंट जरूर रखना है। सेलेक्ट हॉस्टल एंड मेट्स केयरफुली। हाँ, फिजिकल के स्टूडेंट जो नॉर्मली हॉस्टल में रहते हैं भैया, अपने घरों से आए हैं इतनी कुर्बानी दे के, ठीक है, आपने पैसे भी लगाए, घर वालों से दूर है। जो मेरा ये ज़ाती ख्याल ये है, बच्चे जाहिर आके डिस्कस करते हैं कि जो भी स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं ना, उनका सीए डबल मुश्किल है, डबल डिफ़िकल्टी लेवल उसका डबल है उन स्टूडेंट्स का जो इस वक्त घर में है। जो स्टूडेंट इस वक्त घर में है, कॉलेज जाता है, वापस घर जाता है, उसका सीए आसान है। और जो स्टूडेंट हॉस्टल में रहता है, हॉस्टल वालों की ज़िंदगी में बड़ी परेशानी है, उनको अलग से और भी बड़े मसले मसाइल फेस करने पड़ते हैं। तो ज़रूरी है कि आप अच्छा हॉस्टल और अच्छे मेट्स, जो रूममेट्स हों वो अच्छे हों, पढ़ने वाले हों, वो घूमने फिरने वाले याशिया करने वाले नहीं होंगे। वो भी इसी वक्त हमारी क्लास में भी होंगे कुछ ऐसे जो घूमने फिरने वाले हैं, याशिया करने वाले हैं। लेकिन आपने ऐसे लोगों से बचना है। अपनी ज़िंदगी के 1.5-2 साल हैं, ये बच बचा के गुजार लें, इसके बाद आपको ज़िंदगी गुजारना आ जाएगी। अभी आपको ज़िंदगी गुजारना नहीं आई,
ठीक है, तो ज़रा 1.5-2 साल आपने क्या करना है, हर चीज़ से बच के रहना है। फिर जब आप फॉर्म में जाएंगे, मेच्योर हो जाएंगे, फिर आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से आपने चीज़ों को मैनेज करना है। तो ऐसे लोगों से दूर रहें जो कि पढ़ने वाले नहीं हैं, ठीक है। हाँ, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए अब कुछ इंस्ट्रक्शन खास। सबसे पहले सबसे अहम, भैया मोबाइल के ऊपर कभी ऑनलाइन लेक्चर्स ना लीजिए। मोबाइल आपको बोला ये आपने दूर ही रखना है। लेक्चर्स हमेशा लीजिए कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर। मेरा भाई ने कभी सैनमा गए हो? नहीं गए? इतना शरीफ भाई मेरा। नहीं, सैनमा जाने वाले भी शरीफ ही होते हैं, मैं खुद 2-4 दफा गया हूँ। भाई आप मेरे भाई ने कभी सैनमा गए मूवी देखी कभी? हाँ, घर में भी मूवी कभी देखी होगी। कहाँ ज्यादा मजा आता है मूवी देखने का? सैनमा, शाबाश। अच्छा, कभी नोट किया क्यों? स्क्रीन बड़ी होती, जितना ज्यादा वाइड स्क्रीन होती है ना, हमारा जो व्यू होता है, जितना ज्यादा कैप्चर होगा ना व्यू, हमारी अटेंशन भी उतनी ही ज्यादा होगी, फोकस भी उतना ज्यादा होगा। मोबाइल की स्क्रीन छोटी सी होती है, वो हमारा व्यू, हमारा फोकस भी इतना सा, उस छोटी सी स्क्रीन में भी थोड़ी थोड़ी देर बाद नोटिफिकेशन आते रहते हैं। जो लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन बड़ी होती है, तो उसमें चीजें, जैसे यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है ना, मोबाइल पे अगर आप देख रहे होंगे शायद कुछ अल्फाज आपको सही तरीके से नजर नहीं आएंगे, छोटे होंगे, स्क्रीन पहले ही छोटी और छोटे हो जाएंगे, लेकिन लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे आसानी से नजर आ जाएंगे। उस पर आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई मैसेज भी नहीं मिल रहा होगा, कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आ रहा होगा, फोकस भी रहेगा, व्यू भी ज्यादा बेहतर होगा। तो सजेशन क्या है मेरी, हमेशा ऑनलाइन लेक्चर जब भी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स लें तो कैसे लें? लैपटॉप के जरिए से। हाँ जी। दूसरी चीज, रेगुलर स्पीड पे, डबल स्पीड पे नहीं। कई आप स्टूडेंट आपको या कुछ लोग कहते हैं ऑनलाइन बेहतर नहीं है, फिजिकल ज्यादा बेहतर है। भाई उसकी रीजन देखें क्यों बेहतर है। क्योंकि फिजिकल में बच्चा स्पीड बढ़ा नहीं सकता टीचर की, 1.52 नहीं कर सकता, ऑनलाइन पे बढ़ा सकता, बढ़ाते हैं, मिसयूज करते हैं ना ऑनलाइन। किसी भी चीज का मिसयूज करेंगे तो उससे फायदा तो नहीं उठा पाएंगे आप, ठीक है। स्पीड बढ़ा देंगे और क्या करेंगे, वो मोबाइल के ऊपर, यहाँ पे आपके सामने पूरी पिक्चर क्लियर है, आपको अल्फाज क्लियरली शो हो रहे हैं। मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन होगी, क्लैरिटी नहीं होती। ये रीजन, ये अगर आप चीजें कंट्रोल कर लेना तो फिर मेरा जाती ख्याल यह है कि ऑनलाइन ज्यादा बेहतर है, लेकिन ये बहरहाल पर्सनल ओपिनियन है। आगे चलते हैं। फ्लैक्स, तो रोज का काम रोज करना है। और मोबाइल फोन तो जाहिर है जितना फिजिकल वाले स्टूडेंट के लिए नुकसानदेह है, उतना ही ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी नुकसानदेह है। ये हो गया जी। अच्छा, और क्या करना? हाँ, ये भैया ये जो लेक्चर्स है ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल होते हैं। तो सर अमूमी तौर पे ऑनलाइन वजह ये सवाल पूछते हैं, सर तो आपके पास हम आ रहे हैं तो सर यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, क्या फ़र्क है? सुन लें, मेरी ज़ाती हैसियत में, मेरी तरफ से, मेरी ज़ाती हैसियत में, मैं ओवरऑल बात नहीं कर रहा, ना ओवरऑल पूरे कॉलेज की बात कर रहा, ना ओवरऑल पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा, मेरी ज़ाती हैसियत में मेरी तरफ से इजाज़त है, यूट्यूब पे जो मेरे लेक्चर किसी सब्जेक्ट के पड़े हुए हैं, देखना चाहें, फ़ायदा उठा सकते हैं, उठा लें, इजाज़त है। लेकिन साथ ही साथ कुछ चीज़ों का ध्यान बता दूं कि उसमें प्रॉब्लम क्या है, कबाहत क्या है। ये इजाज़त इस वजह से दे रहा हूं कि आप ये ना समझें एंड पे कि सर आप अपने ग्राहक बढ़ाने के चक्कर में ये कर रहे हैं, ये बात नहीं। मैं बता देता हूं, बाकी करना तो आपने, जाहिर है वही है, टीचर कुछ भी कहे, करनी तो आपने अपनी मर्जी होती है। पहली चीज़, वो लेक्चर पुराने हैं, पिछली अटेम्प्ट के या उससे पिछली अटेम्प्ट के हो सकते हैं। आपको पता है कि आप हर अटेम्प्ट बाद सिलेबस देता है, हर अटेम्प्ट का सिलेबस आता है हर अटेम्प्ट बाद 6 महीने बाद। बाज़ का सिलेबस में चेंज होता है, बाज़ का नहीं होता। बाज़ का सिलेबस में चेंज नहीं होता, ICAP का पैटर्न चेंज हो जाता है, क्वेश्चन का फोकस चेंज हो जाता है, स्टाइल चेंज हो जाता है। शायद आपके न्यूमेरिकल काउंटिंग के टीचर आपको ये बताते हैं ये बातें। उस वजह से पुराने लेक्चर कंसेप्ट वही होता है, लेकिन चूंकि टेस्टिंग स्टाइल चेंज हो चुका होता है, हो सकता है कोई रिवीजन चेंजेस आ गए हैं, वो आउटडेट हो जाते हैं। अगर आप यूट्यूब के लेक्चर ले रहे हैं कोई स्टूडेंट, तो उसने पहली चीज़ ये करनी है कि कोई करंट स्टूडेंट के साथ है इंटैक्ट रहना है, कि ताकि कोई चेंजेस वगैरह है, कोई लेटेस्ट स्टाइल है, वो उसको पता चलता रहे। पहली प्रॉब्लम। फिर कहीं ये ना हो बाद में आप यूट्यूब के लेक्चर लेके कहे सर तो पुराना पढ़ाते हैं। भाई यूट्यूब पे पुराने पढ़ाना है मैंने, उधर जाके नया थोड़ी मैंने लेक्चर बढ़ा। भाई जो साल पहले लेक्चर अपलोड हुआ है, ICAP में रिवीजन आ गई है, क्या वो साल पहले वाला लेक्चर रिवाइज हो जाएगा ऑटोमेटिकली?
वो थोड़ी होगा, वो तो आउटडेटेड ही रहेगा। और अगर कोई स्टूडेंट उस लेक्चर को देखे कि सर तो पुराने कंसेप्ट पढ़ाते हैं, तो वो तो कंसेप्ट बाकी पढ़ा, लेकिन जिस वक्त पढ़ा रहा था ना उस वक्त नए थे, अब वो पुराने हो गए। तो बात समझ आ रही है? रिवीजन होने की वजह से हो सकता है वो लेक्चर आउट। फिर उनमें कोई एडिशनल मटेरियल नहीं होगा, एडिशनल मटेरियल हम आपके साथ शेयर करेंगे। वो मटेरियल बहुत सा होगा, मैं आज के लेक्चर में तो वो टाइम ही नहीं है इतना कि मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकूं। तो ये जितना भी मटेरियल होगा ना, ये सारा मटेरियल, ये समझ लीजिए, ये सारी चीज़ें मैं आज के लेक्चर में नहीं, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मैं ऐड करता रहूंगा आपके साथ, शेयर करता रहूंगा, आपको खुद पता चलता जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको एडिशनल प्रोवाइड की जा रही है। और ये सिर्फ ये नहीं, और भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं मिल सकेंगी, ठीक है। होम असाइनमेंट नहीं मिल सकेगी, और टेस्ट नहीं मिल सकेंगे उस बच्चे को। और जिसने टेस्ट नहीं किया ना, मैं पहले बताया टेस्ट बहुत है, उसको पता ही नहीं चल सकेगा वो जो सीख रहा है वो सही है कि गलत। वो आईकैप के लेवल को जाके मीट कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। टीचर के सवाल है, टीचर के साथ जवाब नहीं पूछ सकता कोई, ठीक है। किसी और स्टूडेंट से पूछेगा, जाहिर है स्टूडेंट जिस तरह का उनका अपना नॉलेज है उसी तरह का आगे कम्युनिकेट करेंगे। टेस्टिंग नहीं, फीडबैक नहीं मिलेगा, इलीगल अनएथिकल तो चले इसको हम अलग कर दें थोड़ी देर के लिए, इसको हम डिस्कशन से कहिए ना कि आप कि सर किसी और वजह से कमर्शियल रीजन है। तो ये प्रॉब्लम है। इन प्रॉब्लम्स, ये मेरा डिस्क्लेमर है, इन प्रॉब्लम्स को अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो मेरी तरफ से इजाज़त है, ज़ाती हैसियत में बोल रहा हूँ, ठीक है। कॉलेज की हैसियत या पूरी कम्युनिटी हैसियत से नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई मेरे लफ्ज़ से कोई अल्फाज निकले आपको फ़ायदा हो सकता है, ज़रूर लीजिए। फिर क्या है स्टूडेंट विद, हाँ ये मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट अटैम्प्ट वाला नहीं, बल्कि कुछ चीज़ें मजीद आपके साथ, आपको ये चीज़ें खास तौर पे बताना। पेपर पैटर्न बता दिया मैंने आपको, चूंकि आपकी पहली पेपर मेरे पास ना एक ये आइडिया मुझे कैसे आया, मेरा स्टूडेंट आया, कहने लगा सर मैं पेपर दे के मुझे एक बात समझ नहीं आई। मैंने कहा क्या बात समझ नहीं? कहता सर उन्होंने मुझे क्वेश्चन पेपर दिया, आपने बताया था कि वो फिजिकल क्वेश्चन पेपर आएगा, बिल्कुल ठीक है, मैंने क्वेश्चन पेपर किया है, उसमें एमसीक्यूज थे। एमसीक्यू, मैं कहा एमसीक्यू सर आप बताया था एमसीक्यूज आएंगे। मैंने कहा फिर प्रॉब्लम क्या, परेशान क्यों? कहने लगा सर मैंने एमसीक्यू सॉल्व कर ली हैं पेपर के ऊपर, लेकिन जब पेपर का टाइम खत्म हुआ ना तो वहां पे जो इन्विजिलेटर था उसने मेरे से आंसर शीट तो ले लिया है, मेरे से क्वेश्चन पेपर वापस नहीं लिया। तो उसे कैसे पता चलेगा कि मेरे एमसीक्यूज कौन से ठीक है कौन से गलत है? तो मैंने कहा भाई उसे बिल्कुल पता नहीं चलेगा, एमसीक्यू के पेपर तो घर ले आए हो। तो कहने लगा सर फिर बताइए इस स्टूडेंट ने क्या गलती की है? इस स्टूडेंट ने आंसर शीट के ऊपर नहीं लिखा। पीआरसी में आप क्या करते हैं, क्वेश्चन होता है ना उसके ऊपर ही टिक कर देते हैं, ऐसा ही होता है ना, और वो उसको मिल भी जाता है। कैफ में ऐसा नहीं होगा। कैफ में एमसीक्यूज कैसे अटेम्प्ट करने हैं आपने, क्वेश्चन पेपर के ऊपर नहीं टिक लगाना, अपनी आंसर शीट के ऊपर लिखना है इसका पार्ट ए आंसर, इसका 1 आंसर है, इसका 2 है, इसका 3, ए बी सी डी ये आंसर। समझ गए? पहला बड़ा फर्क एमसीक्यूज का ये, इधर पेपर रिटन होगा। दूसरा यहां पे कुछ क्वेश्चन आपने देखा, क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट ए भी है पार्ट बी भी है। आई कैप कहता है पार्ट ए और बी अलग अलग पेज पे करना है, पार्ट ए अलग पेज पे करना है, पार्ट बी अलग पेज पे करना है। ये प्रैक्टिस आप पेपर में फॉलो करेंगे, होम असाइनमेंट में फॉलो नहीं करेंगे, वरना बिला वजह आपके पेजेस जाया होंगे। जब हम होम असाइनमेंट कर रहे होंगे ना तो सारे पार्ट्स एक ही पेज पे कर लेंगे, लेकिन जब आई कैप में जाएंगे आप पार्ट ए अलग पेज पे करना है, पार्ट बी अलग पेज पे। अच्छा पहले पार्ट बी और बाद में पार्ट ए कर सकते हैं? कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन 9, बाद में क्वेश्चन 10, बाद में क्वेश्चन 2, फिर क्वेश्चन 1, फिर क्वेश्चन 7, फिर क्वेश्चन 4, ऐसे आगे पीछे करके कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ऑर्डर के साथ पेपर करना लाजमी नहीं है। अमूमी तौर पे बच्चे क्या करते हैं, हम उन्हें कहते हैं इजी क्वेश्चन पहले करो, डिफिकल्ट क्वेश्चन बाद में। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन वाले क्वेश्चन सारे पहले कर लेते हैं, केस स्टडीज एंड में कर लेते हैं, हालांकि वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो क्या ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सिर्फ आपने हर क्वेश्चन के स्टार्ट पे लिख देना कि मैं कौन सा क्वेश्चन और कौन सा पार्ट कर रहा हूं, ये लिखना लाजमी है। फिर जिस भी तरतीब से लिखें वो ओके है। ऑर्डर क्वेश्चन, और हमेशा आपने ब्लैक पेन यूज करना है। आई कैप कहता है सिर्फ आपने ये, जैसे ये इजाजत है जी, ये ब्लैक बॉल पॉइंट, ये भी भाई
ये ब्लैक, ये जेल पेन है, जेल पेन की इजाज़त नहीं देता वो। ये बॉल पॉइंट, ब्लैक बॉल पॉइंट जो है, ये ब्लू यूज़ नहीं करना, रेड यूज़ नहीं करना। वो जब हम मैट्रिक में थे ना, इंटरमीडिएट में, तो कहते थे डिफरेंट कलर यूज़ करो, अच्छा लगेगा, ब्यूटिफिकेशन, ज़्यादा नंबर मिलेंगे। मिलते भी थे नंबर इंटरमीडिएट में, ऐसे ही नंबर लिए हुए हमने। लेकिन सीए में ऐसा नहीं होता, सिर्फ एक हेडिंग देनी है, वो भी इस एक ही पेन से, डिस्क्रिप्शन लिखनी है, वो भी एक ही पेन। हेडिंग को डिफ्रेंशिएट करने के लिए अंडरलाइन कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो पेपर पेन कौन सा यूज़ करना है? सिर्फ एक, कौन सा? ब्लैक। ब्लू यूज़ नहीं करना, रेड भी यूज़ नहीं करना। मार्कर कर सकते हैं लेकिन नहीं करना, आपने नहीं करना। किस लिए यूज़ करेंगे? ताकि अच्छा लगे? नहीं। पेपर का मेकअप करने से कोई नंबर नहीं मिलेगा। कंटेंट के नंबर होते हैं सीए में, पैकिंग के नंबर नहीं होते। कंटेंट क्या है, जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसके नंबर मिलेंगे। आपको ये लग रहा होगा कि अच्छा लगेगा, ज्यादा नंबर देगा, नहीं देगा, मुझे पता, अंदाजा है। अच्छी राइटिंग, अगर अच्छी राइटिंग, बुरी राइटिंग वाले फेल होने होते हैं ना, अगर बुरी राइटिंग वाले, तो एक मेरा सीनियर था, वो कभी ना चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता और मैं भी कभी ना चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता। हमारी ऐसी तबाहकुन राइटिंग थी, अभी भी है, लेकिन क्या पढ़ा जाता है, इतनी राइटिंग है, पढ़ा जाता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आर्टिस्ट भी है ना, उसकी राइटिंग में अगर क्वेश्चन लिखा है बहुत ही खूबसूरत है, आप इंप्रेस हो जाते हैं, बिला वजह टेंशन में आ जाते हैं। भाई आइंदा आने वाला जमाना जो है ना, उसमें हैंड राइटिंग है ही नहीं, हैंड राइटिंग नहीं है, खत्म होने जा रही है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। वो जो कोई सीख रहा है, आपने सीखी है तो टाइम ज़ाया किया, ठीक है। अब सारा टाइपिंग का दौर है, अरसा दराज हो गया, मुझे नहीं याद मैंने कोई लेटर लिखा हो, पूरा लेटर। वो जितने भी आपको पीआरसी में या इंटरमीडिएट में या मैट्रिक में लेटर लिखा, या एप्लीकेशन लिखे, दरखास्त लिखे, खत लिखे, सारा टाइम ज़ाया था, सारा स्कैम था। क्या था? स्कैम था। आपको ये बात समझ नहीं आएगी है? लेकिन बहरहाल चलें, छोड़ें इसको, वापिस आते हैं, हम इतना टाइम नहीं है। तो ब्लैक पेन यूज करना है, एग्रीड? ओके, अच्छा, और क्या बात बताने वाली है? शीट्स लिमिटेड नहीं है, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, नहीं है। आप ले सकते हैं वो एंट्री वगैरह करके, ले, प्रॉब्लम कोई नहीं होगी, शीट्स की प्रॉब्लम कोई नहीं होगी। वो बाद में दोबारा, वो आपकी वर्किंग के लिए देते होंगे ना, क्योंकि वो तो पेपर करना ही नहीं होता। कैफ में कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, ठीक है, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कोई पाबंदी नहीं है ऐसी, ठीक है, आप कर सकते हैं उसको, उसे शीट ले, बल्कि बाज़ का स्टूडेंट आके बताते हो तो सर बिला वजह टेंशन में आ जाते हैं। साथ वाला जो है वो पढ़ा तो उसने सारे सेशन में था नहीं, उधर शीट पे शीट मांग रहा था, मैं कहा बस आपको टेंशन देने के लिए मांग रहा था। तो लेक्चर प्लान क्या कैसे चलेगा? अच्छा, क्या इस अटेम्प्ट में कैफ 4 सिलेक्ट करना अच्छा है? ये हमने स्टार्ट में डिस्कस कर लिया हुआ है, ऐसा ही है ना। कोर्स कंप्लीशन क्या होगा हमारा? 25 जुलाई लगभग, एक आधा दिन, 2-4 दिन हो सकता है पहले हो जाए, मेरी पूरी कोशिश होगी ऐसा ना हो, लेकिन मे भी 2-4 दिन सिलेबस पहले हो जाए। अप्रोक्सीमेटली 90 लेक्चर्स होंगे, एक लेक्चर तकरीबन 1.25 घंटे का होगा, 5-7 मिनट नॉर्मल लॉस होता है, 1 घंटा 10 मिनट समझने के लगभग होगा एक लेक्चर का। स्टडी मटेरियल 2 तरह के होंगे, एक आईकैप की बुक भी है और हमारी बुक भी है, आईकैप की बुक, हमारी बुक। कंसेप्ट्स दोनों में सेम है, आपकी मर्जी है, जो मर्जी सेलेक्ट कर लें। मेरा मशवरा है कि हमारी वाली सिलेक्ट कर ले, लेकिन पढ़ाएंगे हम दोनों के कंसेप्ट, जो भी आप पढ़ाऊंगा आपको दोनों बुक्स में बताऊंगा कि ये आईकैप की बुक में किस जगह पे लिखा है, हमारी बुक में किस जगह पे लिखा हुआ है। दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लें, एक को सिलेक्ट करना है, दूसरे को नहीं। आईकैप की बुक्स को सिलेक्ट करना है, आप इसको नहीं पढ़ना, फिर आपने 2 कश्तियों का सवार नहीं होना। अगर इसको पढ़ना है, आईकैप की बुक को नहीं पढ़ना। मशवरा मेरा ये है, बाकी जैसे आपकी अभी बुक जो है वो पब्लिश नहीं हुई, ईद के बाद पब्लिश होगी। अभी आपको नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे क्लास में, एक ही चैप्टर हमने करना है तब तक, जब तक हमारी बुक नहीं आएगी उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। आईकैप की बुक आईकैप की वेबसाइट पे डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं। ये भी होगा, ये भी हो गया। ये आहिस्ता आहिस्ता आपको बतानी है चीज़ें। आखिरी चीज़, लेक्चर प्लान क्या होगा? लेक्चर प्लान भी जैसे जैसे हमारा लेक्चर चलेगा ना, ये दोनों चीज़ें वो मैं आपको वैसे समझाऊंगा कि लेक्चर प्लान क्या होगा। हम डेली बेस के, लेकिन सिर्फ आपने एक चीज़ में रखनी है, आपको जो कुछ पढ़ाया जाना है, क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कितने लेक्चर में पढ़ाना है, ये सारी प्लानिंग हो चुकी है। एक ओवरऑल सब्जेक्ट की प्लानिंग हो चुकी है और फिर उसके बाद हर लेक्चर की अलग अलग प्लानिंग होती है। यानी कल मैंने क्या पढ़ाना है, मैं आज शाम में बैठ के उसको प्लान कर रहा होता हूँ। स्टार्ट कहाँ से करना है, पहले क्या पढ़ाना है, बाद में क्या पढ़ाना है, ये एक्टिविटी करानी है,
कर करा के ना एक लेक्चर की ऐसे प्लानिंग करने में कोई 45 मिनट 30 से 45 मिनट लग जाते हैं, हालांकि 16 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए। तो एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे का सर आपको तो क्लास में जाती किताब की ज़रूरत है, आप बोलना शुरू, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। ठीक है, अभी भी हमें तकरीबन 1 घंटा अगर क्लास में पढ़ाना है ना, हालांकि ये ईजी सब्जेक्ट है, 1 घंटा क्लास में खड़े होकर पढ़ाना है, मुझे आधा घंटा पहले काम करना, और ये मुझे करना होता है, मेरे साथ 2-3 लोग और हैं असिस्टेंट, उन्होंने कुछ एक्टिविटीज़, वो उनका टाइम अलग है। लेकिन बहरहाल ये क्यों टाइम लगता है छोड़ें यार, वो आपको ऐसा ऐसा खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा जब आपके साथ हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ और रिसोर्सेज शेयर करेंगे। क्लियर जी, ये चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लें। क्या प्रीवियस अटेम्प्ट की बुक यूज़ कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हैं तो बेहतर यही है कि लेटेस्ट बुक लीजिए। फ्रेश स्टूडेंट है, अगर आप फर्ज कीजिए पहले भी पढ़ा है और रिपीट कर रहे हैं, फिर आप ओल्ड बुक को ही यूज करें जिसको आपने पहले पढ़ा हुआ, फिर आपके लिए वो ज्यादा बेहतर है। फ्रेश स्टूडेंट है तो न्यू एडिशन ज्यादा बेहतर है, ओल्ड स्टूडेंट है तो फिर ओल्ड एडिशन जिसे आपने पढ़ा वो ज्यादा बेहतर है। अगर आप फ्रेश स्टूडेंट है और किसी वजह से ओल्ड यूज करना चाहते हैं, कर सकते हैं, प्रेफरेबल नहीं है लेकिन कर सकते हैं, चलेगा, कोई इंशाल्लाह प्रॉब्लम होगी नहीं। लेकिन बेहतर यही होता है कि जब स्क्रैच से पढ़ना है तो नए मटेरियल से ही पढ़ा जाए, बाकी पुराना भी चल सकता है। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है, चलिए कल से फिर इंशाल्लाह हम कंसेप्ट्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।